नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षण परिवार पर। चलिए हम लोग आज करेंगे टॉप 50 प्रश्न जो आपके लिए लाए एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, आप लोग ईवीएस में जो आपका पूछता है एनसीईआरटी प्रश्नों का, उसका संकलन एक साथ हम लाए हैं आपके लिए। आपका एग्जाम जो चल रहा है उसमें आपके बिल्कुल यही से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप जरूर इसको देख कर ही जाएंगे अपने। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं, पहले एक थॉट है, इसको पढ़ लेंगे, आपके लिए एकदम ऊर्जावान है। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है, यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोकेगी। ठीक है, रोक सकती। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाते हैं कुछ करने के लिए तो आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हम देखिए क्या लाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न आपके हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सब, जितने आपके पूछते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन किसकी कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा, आयरन हीमोग्लोबिन किसी कमी से होता है, आयरन कमी से होता है, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ने सलाह दी है, तो बताइए क्या खाएगा वो। ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ खाएगा, या फिर चावल चीनी आंवला खाएगा, या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, या फिर गुड़ नींबू मटर खाएगा। इसमें देखिए जो प्रचुर मात्रा में जहां पे आयरन मिलता है वो आपका ऑप्शन ए है। क्या है, आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां भी हैं, गुड़ भी है, इसमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। तो डॉक्टर इसको खाने की सलाह देगा जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी होगी खून में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। ठीक है, बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई, कौन सी दवाई, कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। ये लक्षण पूछा है कि लक्षण के साथ एक कड़वी दवाई भी मिली है, डॉक्टर ने खाने के लिए दिया है। तो बताइए क्या मतलब, कौन सा रोग है बच्चे को। मलेरिया है, अतिसार है, मियादी बुखार है, या हैजा है। इसमें जो लक्षण देख रहे हैं, कपकपी बुखार वाला, सिर दर्द वाला, अंत में पसीना आता है, तो ये सब आपके किसके लक्षण है, मलेरिया के। ठीक है, मलेरिया में कड़वी दवाई मिलती खाने को। आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आरक्षित रेल टिकट है, इससे प्राप्त की जा सकती है। देखते हैं क्या क्या है। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। ठीक है, ये सब पूरा रहेगा उसमें। टिकट बुक कराने की तारीख रहेगा, समय रहेगा, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय रहेगा। ठीक है, डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया, ये भी रहेगा। फिर यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ये भी रहेगा। ठीक है, ये भी। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, ये भी रहेगा। लेकिन जो अंतिम स्टेशन पहुंचने की तारीख रहेगा, ये समय, ये निर्धारित नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा, ऑप्शन ई नहीं रहेगा। ऑप्शन ए बी सी डी सही है, ए बी सी डी आपके ऑप्शन बी में है। यही रेल टिकट की विशेषता पूछा था, ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है हम लोग को। देखते हैं मधुबनी चित्रकला कहाँ की है फेमस। ये आपके बिहार की है। ठीक है, इसमें जो विशेषता उसकी दी गई है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर बताएंगे क्या सही है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ पौधों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक नेचुरल चीजें से बनाई जाती है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाया जाता है। चित्र जो डिजाइन बनाते हैं इन पर, मतलब इंसान का, जानवर का, पेड़, फूल, पक्षी इत्यादि पर चित्र बनाते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी, ठीक है, पुरानी है। इसका नाम मधुबनी नामक स्थान, मधुबनी जिला बिहार नामक स्थान पर पड़ा है। ठीक है, ये भी सही है, सी। मधुबनी राजस्थान, ये देखिए गलत हो गया, राजस्थान नहीं है, ये कहाँ है, बिहार है। ठीक है, आपका ये बिहार है ना। ठीक है, तो राजस्थान नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, बिहार का अति प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका गलत हो गया था, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका इसमें गलत है। बाकी ए बी सी तीनों मिल रहा है। ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ऑप्शन डी में है आपका, ए बी सी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी हो सकता है, कौन सा पक्षी है इसमें बताना है। सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बना रहा है, शक्करखोरा होगा, कौवा होगा, या फिर फाख्ता होगा, या कलचिड़ी होगा। इसमें देखेंगे जो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है वो कौवा है, लेकिन उससे भी ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाएगा, चील या बाज। ठीक है, तो ये लोग मतलब क्या है, सबसे ऊंची डाल को चुनते हैं जहां पे कोई मतलब डिस्टर्बेंस ना मिले इनको। ठीक है, तो आपका कौवा है इसमें सबसे ऊंची डाल पे। शक्करखोरा ये मतलब कि कटीले जो पेड़ पौधे होते हैं मतलब बड़े,
उस पर लटकते हुए जो घोंसला बनाते हैं, ये शक्कर खोरा, जिसे इंग्लिश में सनबर्ड कहते हैं, ऐसे घोंसले बनाते हैं डाली पे लटकते हुए। और फाख्ता, ये आपका फाख्ता जो होती है, कैक्टस पौधा जो होता है, मेहंदी का पौधा होता है, पेड़ होता है कटीले, इनके बीच में जाके बनाते हैं, कांटे में। और कलचिड़ी ये पत्थर चट्टानों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पे? पत्थर, ईंट, चट्टानों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है, आपका ये फाख्ता पक्षी कहाँ बनाती है? कैक्टस पौधा, कैक्टस हो गया, मेहंदी, इसके मतलब कि जहाँ जाके वहां पे घोंसला बनाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें, लेकिन सबसे ऊंची डाल पे कौन बनाता है? कौवा। और एक विशेषता और सुन लीजिए यहीं पे कि एक पक्षी और है, कोयल, ये अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये अपना जाके अंडा कहाँ देता है? कौवे के घोंसले में जाके दे देता है। ठीक है, तो बेचारा कौवा उसको सेता है, फिर अंडा उससे चूजा निकल के बाहर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 सही है इसमें। अगला प्रश्न है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली जिसे बावड़ी भी कहते हैं, फिर संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं, इसको पढ़िए, फिर उसको बताना है कथन सही कौन से इसमें। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। ये मतलब ये जो है जल भंडारण की संरक्षण की एक पारंपरिक मतलब पुरानी परंपरा व्यवस्था है। ठीक है, सही, ये बात सही है, पुरानी है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। सामुदायिक, एक लोग का नहीं, सभी लोग का मिलजुल के इस पे अपना अधिकार ले सकते हैं इस पे। ऑप्शन 2 सही है। इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, जहाँ वर्षा कम पड़ती, वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है, वहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है पानी को मतलब स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसमें 3 भी सही है। फिर चौथा, उनमें केवल संदूषित जल होता है। संदूषित केवल आ गया, मतलब ये केवल निगेटिव पॉइंट है। इसमें दोनों प्रकार के जल हो सकते हैं, संदूषित भी हो सकता है, प्रदूषित भी हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 कट जाएगा। आपका 1 2 3 सही है तीनों, बाकी 4 नहीं है, तो ऑप्शन बी में आपका 1 2 3 है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों, जो वायु से पत्ते हिलते हैं ध्वनि, और घास पर किसी जानवर के चलने में ध्वनि में अंतर कर लेता है। वैसा कौन सा इसमें जानवर है जो मतलब दो तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है? इस तरह से पूछा है प्रश्न कि जहां मतलब एक तरफ हवा मतलब पत्ती भी हिल रही है ससरा के, लेकिन उधर बीच कोई जानवर भी चल रहा है, पता चल कर लेगा वो। तो इसमें ऑप्शन है बाघ है, गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है, कुत्ता है। इसमें आपका जो सही है ऑप्शन पहला ही सही है, बाघ के अंदर ये काबिलियत है कि वो मतलब कि दो मतलब की ध्वनि को एक साथ स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? ये ऑप्शन आपका, अरे प्रश्न ये आपके एनसीईआरटी में आता है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? ये आपका गोलकुंडा किला कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद। और ये कौन से मतलब राजवंश ने बनाया था? चोल राजवंश है, चालुक्य राजवंश है, काकतीय राजवंश है, या पल्लव राजवंश है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है सी, काकतीय राजवंश। गोलकुंडा किला किसने बनाया था? लगभग 1200 ईसा पूर्व पहले काकतीय राजवंशों ने इसको बनाया था। इसमें लगभग 84 बुर्ज बनाए गए, बुर्ज बहुत सारे इसमें बुर्ज है। तो आपके गोलकुंडा किला जो है ऑप्शन सी, काकतीय राजवंश समझ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित कृषि, इसे झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? झूम खेती। झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और ये खेती का प्रचलन कहाँ है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, दक्षिण क्षेत्र में है, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है? ये अपने भारत में पूछा है, तो भारत में सबसे ज्यादा झूम खेती जो होती है आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका पहला ही सही, उत्तर पूर्व क्षेत्र जहां पे झूम खेती होती है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें झूम खेती स्थानिक किसी विशेषता यह है कि एक स्थान पर कुछ समय तक खेती करते हैं, फिर उस स्थान पर जब उपजाऊ मतलब मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, जहाँ पे कुछ मतलब जमीन खाली रहता है, उसको वहाँ पे झाड़ियों को काट के उसको जला के वहीं पे खाद बना लेते हैं, फिर वहीं पे खेती करते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके, स्थान किसी इसी का मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इसमें सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये खेती होती है, इसे झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? पेट्रोलियम, ठीक है, एक ईंधन के रूप में इसको देखिए, क्या प्राप्त नहीं होता? मोम, हाँ, पेट्रोलियम से जब प्राप्त करेंगे तो मोम प्राप्त होगा। कोयला नहीं प्राप्त होगा। कोयला कैसे प्राप्त होता है? कोयला मतलब कई मतलब ये जीवाश्म टाइप का ईंधन ये भी है
ये कई हजारों वर्षों से दबे हुए जो मतलब कि पदार्थ होते हैं पृथ्वी के तल में, समुद्र तल में, उनको मतलब कि दबने से, प्रेशर से, तापक्रम से, दबाव से ही ये बनते हैं कोयला, ठीक है। और लेकिन जो पेट्रोल की ये डीजल है ये अलग है, ठीक है। जो कोयला है लकड़ी, जैसे बहुत मोटी लकड़ी दब गई है कोयला बन जाता है, तो आपका ये कोयला इसमें सही होगा, नहीं होता है, पेट्रोलियम में प्राप्त नहीं होता। बाकी ग्रीस प्राप्त होगा, डीजल प्राप्त होगा, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ हैं। मोम है, ग्रीस है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब आपके पेट्रोलियम पदार्थ है। लेकिन जो कोयला है ये आपका पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही है इसमें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर, जो रात में जागते हैं जानवर, हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। वो किस रंग में देखते हैं? जो रात में जागते हैं, जिनको रात में देखना दिख जाता है अच्छे से, तो उनको जो दिखता है लेकिन वो कलर में चेंज हो जाता है। किस रंग में देख लेते हैं? हरा पीला में देखते हैं, नारंगी और लाल में देखते हैं, या काला और सफेद में देखते हैं, या फिर बैगनी और नीला में देखते हैं। तो जानते हैं जो रात में जागते हैं, जैसे उल्लू हो गया, कोई चमगादड़ हो गया, ये सब मतलब जितने प्रकार के रात्रिचर जो होते हैं, ये लोग जो चीजें देखते हैं इनको मतलब कि देखते हैं तो कलर क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट, जिससे हम काला सफेद करते हैं, ठीक है। काला और सफेद में ये लोग देखते हैं हर चीज को। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत का टीला कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए, शहर मतलब एक है, वहां पे रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, रेगिस्तान मतलब एकदम रेत है, रेगिस्तान टाइप का, और वहां पे रेत के टीले पाए जाते हैं। तो कहाँ पे? पहला ऑप्शन है अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन आपका जो है अबू धाबी, यही सही है। अबू धाबी में ही रेत के पहाड़, रेत के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। अबू धाबी में सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा होता है? खजूर के पेड़ होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है, अबू धाबी, रेत के टीले। अगला प्रश्न है निपेंथिस, ठीक है, निपेंथिस, इसे हम घटपड़ी भी बोल सकते हैं हिंदी में, घटपड़ी इसका नाम, या फिर पीचर प्लांट भी कहते हैं। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये एक पौधा होता है जो शिकार करता है कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जानवरों का, ठीक है। तो इसकी विशेषता दिया है, इसके बारे में देखते हैं क्या सही होगा। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ये पहला ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पाया जाता है ये पौधा। इसका आकार घड़े जैसा होता है, घड़ा, हाँ घड़ा जैसा ऐसे बना रहेगा, इसका मुंह होगा ऐसे बना रहेगा, और एक पत्ती इस पे ऐसे लगी रहेगी। जब एक जानवर इसमें कोई आता है, स्मेल निकलती है इसमें से, सुगंध, जिसको सूंघ के ही वहां के जानवर इसमें आ जाते हैं, फिर आते हैं तो इसमें गिर जाते हैं। फिर यही ढक्कन जो है इसका ऊपर का जो है पत्ती, ये दब के बंद हो जाता है, फिर इसी में वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार, छोटे नहीं, बस छोटे नहीं, कुछ मेढक, जैसे मेढक को भी फंसा लेता है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, मोहक आवाज नहीं निकालता, बताया ना, सुगंध देख निकालता है, जिसे सूंघने पे वहां पे आकर्षित होते हैं वहां के कीड़े मकोड़े और छोटे जीव। तो ऑप्शन आपका ये भी गलत हो गया, ऑप्शन आपका ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए भी बस सही है, ए बी देखिए आपका ऑप्शन सी में है, यही सही है, ऑप्शन ए सी में ए भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के नीचे मतलब घर की विशेषता देखना है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, रहते हैं। हाँ ये सही है, राजस्थान में तो रहते ही हैं, कटीले मिट्टी के घर होते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभे बनाए जाते हैं? नहीं, मनाली में तो लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। ये बांसों के घर आपके कहाँ की विशेषता है? जैसे बांस 3 से 4 मतलब मीटर ऊंचे खंभे बांस बना के घरों को बनाया जाता है, वो आपके असम की विशेषता है, ठीक है। ये आपके असम की विशेषता है। असम में घर ऐसे ही बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये सही है, लेह में 2 मंजिले जो बनता है, नीचे वाली मंजिल में जानवरों को रखते हैं और ऊपर वाली मंजिल में अपने खुद रहते हैं, स्वयं रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। इसमें ए सी ऑप्शन सही है, पहला ये है, ऑप्शन बी ए सी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन, ठीक है, इसमें बताना जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपका ये लकड़ी, ठीक है, यहाँ पे लकड़ी लिख देंगे। ऑप्शन देखिए क्या है, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है।
देखिए इससे मतलब कि पूछा है जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म मतलब कि बहुत पुराने समय से दबे हुए ईंधन के रूप में मिलते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो मतलब किसी चीज के मतलब कि एक चक्रण से फलस्वरूप कई हजारों साल पहले दबे रहते हैं, किसी प्रोसेस से गुजरते हैं, जिस फिर बाद में हम उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें देखेंगे लकड़ी, लकड़ी तो हम आज के मतलब पेड़ से अपना सूखी लकड़ी लेके यूज कर लेते हैं ईंधन के रूप में, लेकिन कोयला आपका जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन आपका लकड़ी यही नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लकड़ी। बाकी ये सब हमको पृथ्वी के गर्भ में से मिलती है, कई सालों वर्ष पहले दबी है, जो एक ईंधन के रूप में हमको मिल जाती है। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ठीक है, परंपरागत, इसे अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, दो स्रोत होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और परंपरागत, गैर परंपरागत। इसमें देखेंगे हम कि परंपरागत स्रोत कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे परंपरागत स्रोत वो हैं जो मतलब कि एक मतलब होती नहीं है उपलब्ध, इस समय हम लोग गैर परम क्या करते हैं, अनवीकरणीय स्रोत का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देखिए इसमें जीवाश्म ईंधन देखिए, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा है, ज्वार भाटा है, सौर ऊर्जा, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन जो हम प्रयोग कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये आपके परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिससे मतलब कि हम दोबारा अगर नष्ट हो जाएंगे तो एक सीमित मात्रा में लोग उपलब्ध हैं, अगर नष्ट हो जाएंगे दोबारा हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन सौर ऊर्जा का अगर इसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो अब हमारे पास मतलब कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि है, सौर ऊर्जा है, ज्वार भाटा ऊर्जा है, मतलब अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन जीवाश्म ईंधन कभी भी खत्म हो सकता है हमारा, तो ये आपके परंपरागत या अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन पूछा है कि परंपरागत स्रोत है, तो ऑप्शन आपका डी, फॉसिल फ्यूल जो होता है आपका, यही सही है। बाकी ये जो है ये तीनों आपका किसमें जाएगा, गैर परंपरागत में। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत या फिर इसे नवीकरणीय भी कहते हैं। आपका ये गैर परंपरागत में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इसमें सही है। परंपरागत स्रोत में आपका फॉसिल ईंधन, जिसमें आपका पेट्रोल, कोयला, डीजल ये सब आते हैं। ठीक है, ये आपके जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पदों में से बीज के अंकुरण का सही क्रम देखना है। बीज के अंकुरण का सही क्रम देखना है। इसमें बीज का अंकुरण कैसे होता है, किस क्रम में पहले मतलब क्या होता है, हम बीज को कभी फील्ड में मतलब खेत में डालते हैं तो उसका अंकुरण कैसे निकलता है, पहले क्या होता है। इसमें देखेंगे ऑप्शन, पत्तियां आने के बाद ये सब, बीज एक छेद से पानी सोखता है, बीज और नरम होता है, बीज से अंकुरण होता है, वह ऊपर की तरफ बढ़ता है, या इस स्थिति में बेबी पौधा बीज से ऊपर भोजन से जीवित रहता है, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसमें आप देखेंगे बी, पहले बी ऑप्शन देखिए, बीज एक छेद से पानी को सोखता है। जब क्या होता है, जब बीज हम किसी भी चीज में वो करते हैं, भिगोते हैं, तो एक छेद से किसी छेद से माध्यम से पानी सोखता है, फिर बीज आवरण को नरम कर देता है, नरम करके यह फूट जाता है। जब फूटेगा तभी ना इसका अंकुरण होगा। फिर करेंगे देखिए ई, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है, एक छोटी जड़ निकलेगी जो एक नीचे की ओर बढ़ती है, जड़ जो निकलेगी पहले जड़ निकलती है। ठीक है, जड़ पहले निकलती है तो नीचे की ओर जाती है। ठीक है, फिर आपका डी देखिए, इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है, जो बीज में ही भोजन उसका रहता है उसी से वो भोजन लेता है अपना। ठीक है, फिर आपका है सी क्या है, बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की ओर, मतलब जो अंकुरण फिर निकलता है फिर वो ऊपर की ओर जाता है। एक पहले उसकी जड़ की विकास हुई तो नीचे गया, फिर एक अंकुरण और निकलेगा जो ऊपर की ओर जाएगा। फिर आपका लास्ट में पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपने भोजन स्वयं बना ले सकते हैं। ठीक है, जब पत्तियां निकल जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो आपका ऑप्शन देखिए इसमें सी सही है, सी, ऑप्शन सी। पहले बी, आपका बी पहले होगा, ई दूसरे नंबर पे है, डी तीसरे नंबर पे है, और सी चौथे नंबर पे है, और ए पांचवें नंबर पे सबसे आखिरी में। आपका यही ऑप्शन सी सही है, एक क्रम में यही सही है। अगला प्रश्न है, जीवों में संबंध जहां एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। मतलब यहाँ पे दो जीव हैं, अगर एक को लाभ हो रहा है दूसरे को हानि हो रहा है तो किस तरह का मतलब कि उसकी वो विशेषता है। सिम्बियोसिस, जिसे सहजीवता कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं, या प्रतियोगिता कहते हैं, या फिर परजीवता कहते हैं। ठीक है, पैरासिटिज्म। इसमें देखेंगे जो एक जीव को तो लाभ हो रहा है, देखिए एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे की जब हानि होती है तो इसे कहते हैं परजीविता। क्या कहते हैं, परजीविता। इसमें एग्जाम्पल में अमरबेल ले लीजिए, अमरबेल,
ये जिस पेड़ पे उगता है वहां से तो भोजन लेके अपना विकास करता है, लेकिन वहां जो जिस पेड़ पे उगता है उसका तो खनिज मतलब पोषक तत्व तो ले रहा है अपने अंदर, खुद से मतलब जड़ नहीं निकाला है ना, उसी में उसी पेड़ के ऊपर उगता है, उसी से भोजन लेता है, अपना विकास करता है। तो ये आपका परजीविता में आएगा। सजीवता में एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको भैंस और बगुला का। भैंस और बगुला का, इसमें दोनों जंतुओं को लाभ होगा, इसमें दोनों प्राणियों को लाभ होगा इसमें, क्योंकि भैंस में जो छोटे मोटे पिस्सू किलनी रहते हैं वो बगुला उसको खा के अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और उसको आराम हो जाता है। ठीक है, दोनों को लाभ, इसमें सहजीविता में आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें पूछा है कि लाभ होता है एक को हानि होती है, तो इसमें आपका परजीविता सही, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक या बंद करने की तिथि दी जाती है, क्यों दी जाती है? पैकिंग जो करते हैं पैकेट पे लिखा रहता है ना, पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब लिखा रहता है। तो इस पर देखिए क्या है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित सेल्फ आयु होती है। हाँ, ये बात सही है कि भोज्य पदार्थ खाने के लिए उसकी एक निर्धारित आयु होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन बाद वो खराब हो जाते हैं ना, तो इसलिए निर्धारित आयु के बीच में ही उसको यूज करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका पहले सही है। भोज्य पदार्थ के प्रसंस्करण और पैकिंग की अवधि में, मतलब उसको पैकिंग जब करते हैं तो अवधि में कई परिरक्षकों का, मतलब कुछ मिलाते हैं, उपयोग किया जाता है जिससे वो खराब ना हो। ठीक है, कुछ पैकिंग में क्या करते हैं, परिरक्षक का प्रयोग करते हैं जिसको वो खराब ना हो। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब, हाँ ये भी सही है कि कुछ निश्चित अगर समय के पश्चात इस पर यूज करेंगे तो रोगाणु उत्पन्न हो जाएंगे और खराब हो जाएगा। ऑप्शन डी है, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हो समय समाप्त हो चुका, एक्सपायरी डेट हो चुका हो, उसका उपयोग करना चाहिए, ये कहा कि नहीं करना चाहिए, तो सही लिखा है, तो ऑप्शन डी भी सही है। आपका सभी सही है, ऑप्शन ए में है ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपका ए बी सी डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, बहुत काबिलियत तारीफ वाली बात है कि अगर देखेंगे कोई ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा के देख सकता है। हम लोग तो पिक्चरों में देखते हैं कुछ आदमी मतलब दिखाते हैं गर्दन घुमा देते हैं जादू से, लेकिन ये पक्षी है आपके इस दुनिया में जो अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा लेता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है वो, कबूतर है, उल्लू है, तोता है, मैना है। तो सबसे बेवकूफ़ प्राणी जिसे हम कहते हैं उल्लू, वही है इसमें, आपका ऑप्शन बी। ये अपनी गर्दन मतलब 360 डिग्री घुमा लेता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी, उल्लू। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है, आगे पीछे करता है। ठीक है, आगे पीछे करने का मतलब है कि वो अपनी गर्दन को जैसे धीरे से नहीं घुमाएगा, इधर उधर झटके से घुमाएगा, एक बैग। ऑप्शन देखते हैं क्या है वो, कबूतर हो सकता है, तोता हो सकता है, उल्लू हो सकता है, मैना हो सकता है। ऑप्शन आपका इसमें डी क्या है, मैना, यही आपका सही है। मैना एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से घुमाता है। इतना झटके से आप लोग मत घुमाए नहीं टूट जा सकती है। ठीक है, झटके से घुमाने का मतलब होता है वो पक्षी है, आप लोग सोचेंगे हम भी घुमा के देखें तो डिसबैलेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये देखिए आपका ब्रेल लिपि आ गया है, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू कर स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह लिपि आधारित है किन मतलब कितनी बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर। तो इसमें आप देखेंगे जब ये ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट बनाई थी लुइस ब्रेल, क्या नाम है, फ्रांस के हैं लुइस ब्रेल। ये जब बचपन में थे तभी इनकी मतलब कि आंख की रोशनी चली गई थी कुछ मतलब घटना के परिणाम सब खेलते वक्त, तो जिससे इनकी आंख की, लेकिन पढ़ने में बहुत मतलब कि रुचि लेते थे, तो इसलिए इन्होंने अपनी खुद की स्क्रिप्ट तैयार की जिसे ब्रेल लिपि नाम दिए। ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो नाम दिए इसमें 6 डॉट, कितनी बिंदी थी, मतलब एक अक्षर को पढ़ने के लिए कोई अक्षर है उसको 6 डॉट 6 बिंदी बनाए कि इसको कैसे भी करके स्पष्ट करके आप पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक लिपि लाए थे लुइस ब्रेल, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इसका प्रयोग जो हुआ है 6 डॉट जो आपके हैं, इसमें ऑप्शन देखिए सी, 6 बिंदुओं पर, आपका यही सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी की ईवीएस का एक अध्याय है 23 जिसमें लिखा है पोचमपल्ली किस पर आधारित है, पोचमपल्ली डैश डैश किस पर आधारित है। ऑप्शन देखते हैं वास्तविक स्थान है, ये वास्तविक घटनाएं हैं, वास्तविक लोग और उनके अनुभव हैं, या वास्तविक चित्र है। इसमें आप देखेंगे जो वास्तविक स्थान, पोचमपल्ली कहाँ है, ये आपके भारत में एक राज्य है तेलंगाना। ठीक है, कहाँ है, तेलंगाना। ठीक है, और तेलंगाना में ये इसलिए फेमस है पोचमपल्ली, ये जिला है, तेलंगाना का जिला है। यहाँ पे ज्यादातर लोग बुनकर हैं, बुनकर मतलब जो यहाँ पे मतलब कि सिलाई कढ़ाई गुनाई ये सब कार्य करते हैं, बुनकर हैं। यहाँ पे पोचमपल्ली साड़ी बहुत फेमस है। ठीक है,
एग्जाम पूछ सकता है पोचमपल्ली साड़ी कहाँ की फेमस है, तो ऑप्शन देगा तेलंगाना, तो आपका यही सही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्थान है ना, पोचमपल्ली एक जिला है, तो वास्तविक स्थान की एक मतलब वहाँ पे अध्याय में जोड़ा गया है, एक अध्याय है एनसीईआरटी में, वास्तविक अध्याय है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए हैं और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, और फिर खुरदरे अथवा चिकने। ठीक है, जोड़े में आते हैं लक्षण। तो ये मतलब कि किस वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया था, कौन है ये वैज्ञानिक? ऑप्शन देखते हैं, चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, या फिर जॉर्ज मेस्ट्रल है, या एम.एस. स्वामीनाथन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति के जनक है, भारत के हरित क्रांति के जनक इनको मानते हैं। जॉर्ज मेस्ट्रल आपके क्या है, एक वेलक्रो क्या होता है जो सैंडल में रखता है, चिपकाते हैं, चर चर करता है आवाज, वेलक्रो का ये आविष्कारक है, वेलक्रो। ठीक है, आपका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन सही बी है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो मतलब मटर के पौधे का अपनी वो किए थे रिसर्च, लगभग 28,000 प्रयोग किए थे एक मटर के पौधे पे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ही है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्होंने मतलब इनको अनुवांशिकता के पिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि कुछ निष्कर्ष निकाले थे कि कुछ लक्षण मतलब जोड़े में आते हैं, तो ये हमारे मतलब कि अपने मनुष्य के लिए भी ये विशेषता में आते हैं, कुछ लक्षण जैसे हमारे माता पिता दोनों से आते हैं ना, तो ये इसमें साबित किए थे इसमें पहले से रिसर्च करके। तो आपको ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर, मैप देखो, मैप पे संबंधित प्रश्न पूछता है, तो इसमें देखेंगे अरब सागर के तट पे कौन से राज्य हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ऑप्शन यही सब है, लेकिन पहले मैप में देख लेंगे तब बताएंगे कौन से राज्य आएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए मैप में अरब सागर कहाँ है उसको पहले देखेंगे, अरब सागर पूछा है, तो आप देखेंगे भारत के नक्शे में दक्षिणी भाग में जाएंगे तो पानी हमको मिलता नहीं। ठीक है, दक्षिणी मतलब भारत दक्षिणी तट जितने हैं राज्य, उनके तट पे पानी है, पानी मतलब एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है। तो पूर्वी तट पे बात करेंगे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी तट पे क्या है, अरब सागर है। ठीक है, तो इन दोनों तट पे कुछ राज्य हैं, इधर आपके 5 राज्य हैं, इधर 4 राज्य हैं, तो इनमें कौन से पूछता है बंगाल खाड़ी पे है, कौन से आपके अरब सागर के तट पे हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम अरब सागर के तट पे कौन कौन से राज्य हैं, तो नीचे से चलेंगे ऊपर, पहले आपका केरल पड़ता है, केरल एक है, फिर आपका है कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य। ठीक है, फिर एक छोटा राज्य है गोवा, फिर एक है महाराष्ट्र और एक है गुजरात, मतलब 5 राज्य आपको हैं कहाँ पे, अरब सागर के तट पे। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन मिल रहे हैं 5 राज्य में से, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र पहले ही मिल गया, केरल देखो मिला था, कर्नाटक मिला था, महाराष्ट्र मिला था, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आपके देखिए बंगाल खाड़ी के तट पे है, एक नहीं होगा। इसमें आपका यह क्या है, आंध्र प्रदेश, बंगाल खाड़ी में देख लीजिए, यहाँ पे बंगाल खाड़ी से तमिलनाडु है टच, आंध्र प्रदेश है टच, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, 4 राज्य हैं। तो आपके इस अरब सागर पूछा है तो आपका पहला केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सही हो जाएगा। बंगाल खाड़ी में आप देखेंगे तो वही 4 आपके 4 राज्य स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दिए गए कथनों पर विचार करना। ठीक है, देख लेते हैं कथन क्या है। गुजरात में लोग देखते हैं गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बिल्कुल सही बात है, गुजरात के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सब्जियों में भी चीनी डाल के खाते हैं, तो आपका ये सही है। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और शक्कर का प्रयोग करते हैं, बहुत मीठा लगता है उनको। ऑप्शन बी है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका आ गया ना, ये सही है पॉइंट। केरल में टेपियोका एक फसल होती है, मतलब उसको उगाते हैं फिर उसी के बनाते हैं खाने के लिए व्यंजन। फिर एक कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। कश्मीर के लोग नारियल नहीं होगा यहाँ पे, आपका नारियल नहीं होगा, नारियल जो तेल होता है नारियल के तेल में खाते हैं मछली। कहाँ के लोग, केरल के, गोवा के लोग खाते हैं। ठीक है, नारियल के तेल में नहीं खाएंगे कश्मीर के लोग, किसमें खाएंगे, सरसों के तेल में। इसमें आपका क्या सही होगा, कश्मीर में सरसों के तेल, सरसों के तेल में मछली फ्राई करते हैं। ठीक है, आपका बी सी कड़िया है। गोवा के लोग सरसों, देखो उल्टा पूछ दिया है, सरसों के तेल इसमें कर दिया है, तो आपका इसमें क्या है, नारियल का तेल है, आपका गोवा में नारियल का तेल है, नारियल। आपका ऑप्शन ए बी सही है बस, और सी डी दोनों गलत हो गए हैं। ठीक है, उल्टा कर दिया था, ए बी आपका सही है। ऑप्शन देखिए ए बी, हाँ ऑप्शन ए में है ए बी, केवल आपका यही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। हाथियों से संबंधित कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं, सही है, बिल्कुल सही बात है। हाथियों के झुंड में केवल हाथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये भी सही बात है। उसमें नर मतलब नर हाथी होता है वो नहीं होते हैं, ठीक है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हाथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? नहीं, एक झुंड में लिमिट होती है कि 11 से 10 से 11 12 13 तक लोग रह सकते हैं, ठीक है। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु में होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में चले, ये भी लिखा है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बी सही है, बस ए बी आपका सी ऑप्शन में है, यही सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। हाथियों की विशेषता और है, ये लगभग एक दिन में 100 केजी पत्ते खाते हैं, 100 केजी पत्ते, ठीक है। और ये मतलब लगभग 2 से 4 घंटे बस सोते ही हैं, 2 से 4 घंटे आराम करते हैं, घंटे आराम हाथियों की विशेषता में है। और इनकी एक विशेषता और है, ये गदले पानी मतलब गंदे पानी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें जो सही था ऑप्शन सी सही था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर है। इसको हम एक बार पहले देख चुके थे प्रश्न में, पोचमपल्ली आया था जहां पे, और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं, ठीक है। ये डिजाइन जो होती है पोचमपल्ली जिले के नाम से फेमस ही है। यह जिला किस राज्य का भाग है? देखिए बताए थे हम उसी में, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। तो इसमें हम बताए क्या थे, ऑप्शन आपका सही होगा तेलंगाना, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। ये आपका मुख्तारपुर एक गांव है पोचमपल्ली जिले में, वहीं के लोग बुनकर ज्यादातर हैं। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, ठीक है। एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है? नाच जो डांस करते हैं उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है चिराव, कुडुक, तोरंग, झूम। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही है, चिराव। जो चिराव डांस करते हैं आपके मिजोरम के लोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब देखेंगे बिहू। बिहू क्या है? असम में, असम का डांस है बिहू। अगला प्रश्न है, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली डायरेक्शन, इसको भी देखना है। इसमें अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा पूछा है, ठीक है। अहमदाबाद, पहले इसमें देखेंगे हम दिल्ली और अहमदाबाद कहाँ है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, तो गुजरात देखिए यहाँ पे है ना आपके अरब सागर तट पे, तो यहाँ पे अहमदाबाद, यहीं पे है अहमदाबाद नीचे। अहमदाबाद यहाँ है और दिल्ली, नई दिल्ली आपका यहाँ है, ठीक है। और किसके सापेक्ष पूछा है? अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा, अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा पूछा है। तो जिसकी दिशा जिससे पूछता है वहां प्लस बनाएंगे बड़ा सा। और दिशा हम जानते हैं आपका पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण है। तो आपका इधर पूरब है, यहाँ सीधी लाइन पहले मारेंगे वहां तक। इधर क्या है? पूरब है, ऊपर क्या है? उत्तर। उत्तर पूर्व दिशा बन रही है आपकी। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं उत्तर पूर्व, ठीक। उत्तर है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आपका ऑप्शन बी देखिए उत्तर पूर्व लिखा है, ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष पहले से किया था, पूर्व किया था, इनके बारे में सही कथन बताना है। सही कथन क्या हो सकता है? अलबरूनी वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा, ठीक है। आगे देखते हैं। वह अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, ठीक है। उनकी पुस्तक से हमें, पुस्तक का नाम था तारीख़ हिंद। क्या नाम था? तारीख़ हिंद। अपनी पुस्तक में से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना तो नहीं, लेकिन देखिए इसमें गलत, सही पूछा है ना, सही कथन कौन सा होगा? तो आपका उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगे। हमारे मतलब कि यहाँ पे जैसे तालाब, इन्होंने तालाब पे ज़्यादातर विशेषता बताई कि तालाब यहाँ के बहुत मतलब माहिर हो बनाने में सब लोग तालाब को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। और ये अफगानिस्तान के नहीं थे, उज्बेकिस्तान के थे। कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। नीचे दिए गए किसी उस विशेषताओं को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। सभी जानवरों में पाई जाएगी। कछुआ है आपके पास, अजगर है, बाज है, छिपकली है, शहद की मक्खी, मधुमक्खी। शरीर का सल्कों से ढका होना, सल्कों से मतलब कवच होता है, नहीं सभी पे तो नहीं रहेगा, कछुआ पे है, अजगर पे है, लेकिन ये बाज पे, छिपकली पे तो नहीं दिखता। भूमि पर तथा जल दोनों में रहते हैं। उभयचर पूछा है, उभयचर कौन से होंगे इसमें? कछुआ है, अजगर ही मान लेंगे, लेकिन मधुमक्खी पानी में रहेगी नहीं।
ये ऑप्शन कट जाएगा, आप ए भी दोनों कटा है अभी। अंडे देने वाले, अंडे देते हैं सब, कछुआ हाँ, अजगर भी अंडा देता है, बाज भी, छिपकली, शहद, हाँ तीन सब मतलब कि अंडे देते हैं, अंडे देने वाले हैं ये सब। जहरीला होते हैं, जहरीला, जहरीला नहीं, सब जहरीले नहीं है, आपका डी भी कट गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी बस अंडे दे रहे हैं, सब अंडे देते हैं। ऑप्शन देखते हैं सी, केवल सी, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षण का पर विचार करना है आपको, ठीक है। देखते हैं क्या है। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती हैं, ठीक है। ये विशेषता बरगद की पूछा है, नीचे लिखा है बरगद वृक्ष की जड़ों में पाए जाने वाली लक्षण है, इसमें बरगद वृक्ष के बारे में बताना विषय था। वृक्ष की लटकती शाखा जो होती है वास्तव में उसकी शाखा नहीं बल्कि जड़ें होती है, बिल्कुल सही बात है, वो जड़ें होती है उसकी, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी नहीं होती है, एक समान मतलब उसकी होती है। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों भांति सहारा देता है, ये भी सही है। जैसे खंभा बन जाता है तो सहारा मिलता है उनको, ठीक है। फिर ऑप्शन जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, ठीक है, ये गलत है। खाद्य उसमें जो जड़ें होती हैं उसमें खाद्य भंडारण नहीं होता है, ठीक है, उसमें खाद्य भंडारण नहीं होता। ये लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाता है, ठीक है। जो लटकती हैं जड़ें उसकी फिर जाके जमीन में धस जाते हैं, फिर वहीं से पोषक तत्व लेके अपना मजबूत होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें ई सही है, ए सही है, सी सही है, ई सही है, ए सी ई, ऑप्शन ए में ही है, ए सी। ये बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता था तो आपका ए सी ई होता है, ठीक है। बाकी सब कट जाएगा, ऑप्शन बी डी, आपका ऑप्शन ए सही था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्लॉथ के बारे में है, नीचे के कथनों पर सही कथन चुनना है हमको। ऑप्शन देखते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन का 50 वर्ष पे नहीं रहते, ठीक है। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष नहीं जीते हैं, 40 वर्ष जीते हैं, सही बात है, अपने जीवन का 8 वृक्ष पे रहते हैं। ऑप्शन सी देखिए सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। ये 40 वर्ष तक जीते हैं और 7 से 8 वृक्षों पर ही रहते हैं और ये पूरी जिंदगी अपने वृक्षों पर ही बिता देते हैं, उसी पे खाना पीना रहना सब चीज करना है, ठीक है। तो आपका इसमें जैसे ऑप्शन सी सही है और ये बहुत ही आलसी प्राणी होते हैं स्लॉथ, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। कोई बच्ची यक्ष पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है, उसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचती है, ओ पर, ठीक है। यक्ष के ठीक दक्षिण में 40 मीटर है, ठीक है। यक्ष के ठीक दक्षिण में ओ 40 कितना है, 40 मीटर पे है। यक्ष के ठीक दक्षिण में, यक्ष आपका यहाँ है, इसके ठीक दक्षिण में 40 मीटर पर ओ है, ठीक है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में, ठीक पूर्व दिशा कहाँ है, उधर है, 30 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। 30 मीटर दूरी तय करता है करके ओ से वाई पर पहुंचती है, ओ से वाई पर पहुंचती है, ठीक है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या होगी, ठीक है। यहां से देखेंगे ये दूरी कितनी है, 40 से इसको 30 करेंगे कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 70 मीटर और इसकी दिशा क्या होगी, इस एक्स के सापेक्ष पूछा है, वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष, वाई से पूछा है तो यहाँ पे देखेंगे वाई के सापेक्ष कौन सी दिशा बन रही है, ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, 70 मीटर उत्तर पश्चिम आपके ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। क्या पूछा है, टेपियोका, नारियल के साथ, ठीक है। टेपियोका कहाँ की विशेषता है, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी केरल सही है, ठीक है। अगला देखना, अगला प्रश्न। रेगिस्तानी योग के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, ठीक है। रेगिस्तानी योग कहाँ की विशेषता है, ये एक पेड़ है आपके ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। वहां पे इसकी विशेषता पहले देखते हैं। यह वृक्ष लगभग किसी भी सामान्य कक्षा मतलब कोई कमरा होता है उसकी दीवार की ऊंचाई इतनी बड़े होते हैं, सब 10 से 12 फीट ऊंचाई होती है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, आपका ऑप्शन भी कट जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो उस पाइप से जल निकालकर पी लेते हैं, ठीक है। ये भी सही है, ऑप्शन ए सही था, आपका सी सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई नीचे जाती हैं, ये भी सही है, ये 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, ऑप्शन सी डी सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं, ठीक है। ये गलत क्योंकि इनकी पत्ते की संख्या बहुत कम होती है, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, बहुत कम पत्ते भी होते हैं, तो आपका ऑप्शन ई भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या सही है, ऑप्शन आपका ए सी डी
आपका ऑप्शन ए में है, ए सी डी। ठीक है, ऑप्शन ए सी डी सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। मधुमक्खी की विशेषता पूछा है, देख लेते हैं क्या होगा। केवल रानी मक्खी अंडे देती है, सही बात है, रानी मक्खी जो होती है वही अंडा देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। नर मक्खी जो होती है उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये बात सही है बीबी। सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती, ठीक है, लिखा है सभी मादा मक्खी अंडे देती है, ये गलत लिखा है, तो आपका इसी कट जाएगा। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लाकर लेकर आती है, ये भी सही है। जो उसमें श्रमिक मक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन की खोज करके उसको छत्ते तक लाती हैं और छत्ता बनाने में मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन डी भी सही है आपका, ए बी डी, ऑप्शन ए बी डी आपके सी में है, ए बी डी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, सिनकोना एक पेड़ होता है, उसके किस भाग का प्रयोग करते हैं मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है, जड़ है, पत्ता है, छाल है, बीज है, तो इसमें हम जो छाल का प्रयोग करते हैं सिनकोना पेड़ के, उसको मलेरिया के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपचार के लिए, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है, मतलब कि घरों की विशेषता बताया है कि इसकी घरें क्या है, मिट्टी की बनी हुई है, फिर उसके बाद क्या है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, फिर कटीली झाड़ियाँ होती हैं, सब चीज़ घरों की छतों पर लगाया जाता है। तो आपकी विशेषता ये कहाँ की है, राजस्थान की है। ठीक है, वहाँ पे बहुत कम वर्षा भी होता है। ठीक है, लद्दाख, असम, राजस्थान, देखिए आपका ऑप्शन सी में यही सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार करना है। मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया है बताइए। सरसों के तेल में बनाई जाएगी मछली कहाँ पे, गोवा, कश्मीर, केरल, मिजोरम। तो ऑप्शन आप देखेंगे इसमें जो सही है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपका कश्मीर ऑप्शन बी में है, यही सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, केरल के लोग तो नारियल के तेल में बना के मछली खाते हैं। एकल परिवार का अर्थ बताइए। एकल परिवार का अर्थ पूछा है, क्या हो सकता है। 1950 1950 के बाद जन्मने वाले कोई भी परिवार जो होगा उसको हम एकल परिवार कहते हैं, नहीं। जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे आते हैं, फिर या तो फिर पूरा परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी सब आते हैं, नहीं। केवल पति पत्नी, नहीं। ऑप्शन आपका बी सही है, क्या है, जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता रहेंगे और उनके बच्चे होंगे वो आपके एकल परिवार में आएंगे। और जो विशेषता लिखा है पूरा परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी, ये सब संयुक्त परिवार की विशेषता है। ठीक है, संयुक्त परिवार की विशेषता है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है। जीवाणु जनित नहीं है पूछा है, जीवाणु जनित नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें एक बीमारी है जो जीवाणु जनित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन हैजा है, तपेदिक है, एंथ्रेक्स है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा देखिए अब क्या है, वायरस जनित है। ठीक है, विषाणु जनित है। आपका यही पूछा है, जीवाणु जनित नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपके जीवाणु जनित है। ठीक है, जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, और ये आपका विषाणु जनित है, विषाणु जनित है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया आपका, HIV हो जाएगा, HIV हो गया, चेचक हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें COVID-19 है, ये सब क्या है, वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें है सही। पोलियो ये सब क्या है, वायरस जनित है। अफाई करे दुबैया प्रजाति है, किसकी प्रजाति है ये सब देखेंगे। इसमें आपके भारत में 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसमें 3 लिखा, एक नहीं लिखा। एक का नाम नाग, क्या लिखेंगे, नाग, नाग। ठीक है, अफाई, नाग, करे, दुबैया ये सब प्रजाति हैं जो आपकी जहरीले सांपों की प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है जहरीले सांप की। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। और जो इसमें देखेंगे जो नाग होते हैं, एक विशेषता और देख लीजिए, किंग कोबरा, आप सांप सुने होंगे, ये अपना घोंसला बनाते हैं। सांप भी घोंसला बनाते हैं, एक सांप होता है किंग कोबरा, ये अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, घोंसले में बना के उसमें अंडे देता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। ठीक है, कौन सा वैसा मतलब कि घटक है इसमें जो आपके ब्लड में पाया जाता है, जो मतलब रक्त वाहिनियों में पाया जाएगा और उसमें जो रक्त बहते हैं उसको जमने नहीं देता। ठीक है, उसको मतलब कि थक्का बनने को रोकता है। ठीक है, वो
जमने नहीं देगा। तो आपका एंटीबॉडी होगा, थ्रोम्बिन होगा, हिपेरिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा। तो हीमोग्लोबिन तो ये रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये नहीं होगा। हिपेरिन, हिपेरिन नामक पदार्थ जो पाया जाता है घटक, ये आपके मतलब कि जो रक्तवाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता, ठीक है, रन रन करते रहते हैं, रन उसमें रन आपके रक्त। ऑप्शन आपके सी सही है, ऑप्शन सी हिपेरिन, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, ठीक है, एक मतलब विटामिन है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसमें कौन सा विटामिन है? विटामिन ई है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। इसमें आपका जो ऑप्शन डी है विटामिन डी, एक हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, ठीक है, ये विटामिन के साथ साथ हार्मोन्स भी आपका है। और विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कि इसमें सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट होता है, और फिर कराड आयल इसमें खा सकते हैं आप, ठीक है, और फिर कुछ प्रमुख सब्जियों में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक, कवक क्या है? फफूंद। कौन सा फफूंद हम खाते हैं, ठीक है, पूछा है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। एगेरिकस, पक्सिनिया, म्यूका, राइजोपस। इसमें जो खाने वाला कवक होता है खाने योग्य, जिसे हम खा सकते हैं, मशरूम जिसे कहते हैं ना, एगेरिकस, ऑप्शन ये आपका सही है, एगेरिकस, ठीक है, पक्सिनिया नहीं। ये सब फफूंद मतलब इस सड़े गले पदार्थ पे उग जाते हैं जो खा नहीं सकते, लेकिन एगेरिकस को हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें सही है, ऑप्शन ए। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। इसमें देखो नाइट्रोजन स्थिरता, नाइट्रोजन मतलब फिक्सेशन जो करते हैं जीवाणु, वो कौन से मतलब फसलों की जड़ों में उपस्थित होते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं दलहनी फसल में। इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या सही है, गेहूं की, धान की, दलहनी की, या उपयुक्त में सभी की? नहीं, उपयुक्त सभी की नहीं, आपका ऑप्शन सी दलहनी। दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, अरहर जितने भी हैं, इसमें क्या है, इनकी जड़ों में जो होता है ये मतलब एक पाया जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, वो क्या करता है, वायुमंडल से, वातावरण से अपने नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का मतलब लाता है और पौधों के नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। तो आपका ये ऑप्शन दलहनी फसलों में मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करेगा, कौन सा हार्मोन है? आपका पैराथॉर्मोन है, थायरॉक्सिन है, प्रोलैक्टिन है, सोमेटोट्रोपिन है। तो इसमें देखेंगे जो आपके हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, आपका पहला ही ऑप्शन सही है, क्या है? पैराथॉर्मोन, ये आपका पहले ही ऑप्शन सही है। इसमें थायरॉक्सिन आपके गले में या आपके कंठमाला जिसे कहते हैं वहां से उत्पन्न होती है, प्रोलैक्टिन आपके मिल्क सिल्क्रेशन के लिए होती है, सोमेटोट्रोपिन तो आपको वैसे ही समझ लीजिए। आपका इसमें क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। एक कार, अंतिम प्रश्न है, इसको देख लेंगे। आज 50 प्रश्न जो लाए हैं एनसीईआरटी बेस पे था आपके, ठीक है, तो अंतिम प्रश्न क्या है, कैलकुलेशन करते हैं। एक कार एक शहर से कितने बजे, 7-7:30 बजे चलकर शहर वाई पहुंचती है, कब? 22 बज के, टाइम वैसे दिया है 24 घंटे वाला, तो 22 बज के 22:30 बजे मतलब पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी दिया है 540 किलोमीटर, तो औसत चाल उस कार की क्या रही होगी? कार की चाल पूछा है, चाल का फार्मूला पहले लिखते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम, इसमें पहले हमको देखो दूरी तो मिल गई, दूरी कितनी मिली? 540 किलोमीटर, ठीक है। इसमें समय हमको नहीं पता, समय निकालेंगे, इसके बीच का अंतर निकालेंगे पहले, कितना आएगा अंतर, इसमें से घटा देंगे। 15 घंटा, ठीक है, समय आएगा आपका 15 घंटा। बैठा लीजिए दूरी में 540/15, इसको भाग देंगे 15 से, 15 तियां 45 होता है, 15 तियां 45 कटेगा, फिर इसमें आएगा 9, 45 में से 55 में से 45 घटाएंगे, 9 आएगा, 9 90 होगा, 15 छक्का 90, 36 आया आपका, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो लिखा प्रति सेकंड में पूछा है, तो 36 मीटर प्रति सेकंड इसमें दिया है। ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। एक मिनट, इसमें देखिए पहले मीटर प्रति सेकंड बताना है, तो इसमें 36 को गुणा करेंगे किससे? 5/18 से, ठीक है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, इसमें मीटर प्रति सेकंड बताना है ना, तो 10 वाला सही होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी 10 मीटर प्रति सेकंड में आएगा। आपका ये आखिरी प्रश्न था आज का। आप लोग इसको देख कर ही जाएंगे एग्जाम देने के लिए, और हमारे इससे पहले हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ठीक है। हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सपोर्ट सब करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।